नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ कंटेंट पॉइंट है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन अर्थात सृजनात्मक योग्यताएं मानव जाति को अन्य प्राणियों से एक अलग एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, इसलिए मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी कहा जाता है। साहित्य, काव्य, आर्किटेक्चर ये सभी मानव जाति की चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता का प्रमाण है। महाकाव्य, संगीत, चित्रकला, विश्व के अजूबे, वेधशालाएँ मनुष्य को सृजनात्मक चिंतन शक्ति की परिचयात्मक कलाकृतियाँ हैं। इतना ही नहीं, इनके सर्जन हेतु समझ, सराहना और प्रयोग के लिए भी इन संज्ञानात्मक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं के समाधान हेतु भी चिंतन एवं तर्क अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में चिंतन और सृजनात्मक चिंतन संदर्भित जो योग्यताएं हैं मानव अस्तित्व के लिए भी आवश्यक हो गई हैं, अन्यथा मानवीय सभ्यता विनाश के कगार पर है। मानवीय सभ्यता जो है विध्वंस का शिकार न हो, इसके लिए चिंतन, तर्क और सृजनात्मक चिंतन का परिमार्जन अति आवश्यक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक चिंतन अर्थात चिंतन को परिभाषित करते हुए अपनी परिभाषाएं दी हैं। वॉरेन ने बताया कि चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृति वाली एक वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या से प्रारंभ होती है तथा अंत में निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचती है। इसी क्रम में रॉस महोदय ने बताया है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है और कोलसनिक ने चिंतन को संकल्पना का पुनर्गठन बताया है। इन परिभाषाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वर्ग जो है वो चिंतन को वर्तमान, अतीत अथवा भविष्य संबंधी बाह्य घटनाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा वर्ग है वो चिंतन को समस्या के समाधान के रूप में वर्गीकृत करता है। चिंतन दरअसल एक व्यवहार प्रतिमान है जिसमें वस्तुओं या घटनाओं का आंतरिक प्रतिनिध्यात्मक प्रयोग कुछ विशिष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण समस्याओं के समाधान खोजने में किया जाता है। चिंतन की प्रकृति। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन लक्ष्य निर्देशित है। वास्तविक चिंतन में है दिव्यासोपन या मंत्रण की भांति विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देते। तीसरा है चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार के रूप में वर्णित किया गया है। चिंतन की संपूर्ण प्रक्रिया समस्या के चारों ओर घूमती है, परंतु प्रत्येक समस्या चिंतन नहीं है, यह आंतरिक संज्ञानात्मक व्यवहार से संबंधित है। चिंतन की प्रक्रिया गामक खोज की अपेक्षा मानसिक खोज या प्रक्रिया पर ज़्यादा आधारित है। इसमें मोटर मोशन नहीं होता है, ये संज्ञान में होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। चिंतन में समस्या का मानसिक समाधान प्रतीकों, चिन्हों या मानसिक प्रतिमाओं के द्वारा किया जाता है। चिंतन एक ही समय में समय विस्तार एवं स्थान पर परिवर्तित होता है। अब है सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं, लक्षण। तो सृजनात्मक चिंतन की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण चिंतन विशिष्ट गुण है
वो मानव का एक गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से अर्थात आदि मानसिक अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है। इसलिए चिंतन मानवीय प्रकृति का विशिष्ट गुण है। मानसिक प्रक्रिया, चिंतन है वो मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। मानव किसी इच्छा, असंतोष या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है चिंतन। चिंतन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार है। किसी वर्तमान या भावी समस्याओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है चिंतन। समस्या समाधान के रूप में है चिंतन। चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वो उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। अनेक विकल्प, उसमें से उचित विकल्प को चयन करने का लक्षण जो है वो चिंतन में होता है। चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है। अंत में वह उसमें से एक विकल्प को चयनित कर अपने समस्या के समाधान के लिए टूल के रूप में उसका उपयोग करता है। चिंतन के प्रकार तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन पहला जो है, प्रत्यक्षात्मक, जिसे परसेप्चुअल कह सकते हैं। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। जैसे दृष्टांत के रूप में देखें कि अभिभावक या माता पिता जब बाजार से लौटने पर यदि बालक को काफ़ी दिनों तक टॉफ़ी मिलती रहे तो जब भी वे बाजार से लौटते हैं तभी टॉफ़ी का विचार बालक के मस्तिष्क में आ जाता है और वो दौड़ता हुआ उनके पास जाता है। चिंतन का यह प्रकार जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, परसेप्चुअल थिंकिंग कह सकते हैं, ये निम्न स्तर का है। अतः ये विशेष रूप से पशुओं और बालकों में ही पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रकार है प्रत्ययात्मक चिंतन, जिसको कंसेप्चुअल थिंकिंग भी कह सकते हैं। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चित और किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। जैसे कुत्ते को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। अतः जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर देखता है तब वह उसकी ओर संकेत करके कहता है कुत्ता, अर्थात बालक इसको समझ जाता है। इस चिंतन में भाषा और नाम दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन से उच्च कोटि का है। अगला चिंतन है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग जिसको कहेंगे। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। अतः माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वो वहाँ से लौटने पर उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। तो ये कल्पना है। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता है, केवल कल्पना, इमेजिनेशन होती है। लॉजिक थिंकिंग अर्थात तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है, लॉजिक थिंकिंग है। तो इसलिए तो प्रश्न इस पर बनता है, सबसे उच्च स्तर का चिंतन होता है तार्किक चिंतन। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन भी बताया है, अर्थात रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की संज्ञा दी है। विवेकीकरण अर्थात रैशनलाइजेशन। तो विवेकीकरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने किसी कार्य, विचार, दृष्टिकोण आदि के लिए अपनी ओर से कोई कारण गढ़ लेता है। तार्किक चिंतन में हम सभी सामान्य कारणों का परीक्षण करते हैं। विवेकीकरण में सभी कारणों को स्वीकृत नहीं किया जाता। सांवेगिक उत्प्रेरण से वशीभूत होकर व्यक्ति भिन्न भिन्न संभाव्य कारणों की अपेक्षा कर किसी एक उपयुक्त कारण को शीघ्रता से पकड़ लेता है और उसे अपने कार्य,
विचार आदि के लिए पर्याप्त समझ लेता है और अपने समस्या के समाधान के लिए उस पद सोपान पर आगे बढ़ता है। रचनात्मक चिंतन, जिसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो रचनात्मक चिंतन जो है प्रकार में, रचनात्मक चिंतन उस चिंतन को कहते हैं जिसमें व्यक्ति उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों आदि नई मौलिक, असामान्य और अनोखी भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष पर पहुंचकर उनको प्रस्तुत करता है। इसमें चिंतन करने वाला व्यक्ति नए क्षेत्र की खोज करता है तथा पर्यवेक्षण करता है एवं नया निष्कर्ष निकालता है। वैज्ञानिक अन्वेषण या आविष्कार अथवा दार्शनिक सिद्धांत आदि का निरूपण रचनात्मक चिंतन के बिना संभव नहीं है। चिंतन के घटक क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ थिंकिंग। तो पढ़ते कंसेप्ट, पहला घटक जो है वो पढ़ते हैं। चिंतन शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक जो है पढ़ते है। पढ़ते से विचार शक्ति में तेजी आती है। पढ़ते से ही चिंतन ठोस संज्ञानात्मक आकार ग्रहण करता है। हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिमाएं बनती हैं उनके ऊपर अनेक नए नए अनुभव अंकित होते रहते हैं और इन्हीं सब अनुभवों के मिल जाने से पढ़ते का जन्म होता है। अगला घटक है प्रतिमा, इमेजिनेशन, इमेज, प्रतिमा। वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के समय उसकी प्रतिमाएं हमारे मस्तिष्क में बन जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाओं की प्रतिमाएं मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की बनती हैं। दृष्टांत के लिए स्पर्शीय, नेत्रीय और श्रवणीय ये प्रतिमाएं बनती हैं, यानी स्पर्श के द्वारा आंखों से देखकर या सुनकर कैसी प्रतिमाएं बनती हैं, इमेजिनेशन कैसी होती है। इन सभी प्रकार की प्रतिमाओं में नेत्रीय प्रतिमा प्रधान मानी जाती है क्योंकि इससे हम वस्तु को साक्षात देख पाते हैं। अगला घटक है भाषा। तो चिंतन में भाषा तक आते आते चिंतन अपना ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। भाषा के द्वारा हम प्रत्यय और प्रतिमा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। भाषा चिंतन की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का भाषा ज्ञान विकसित नहीं है उसे अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए शब्द नहीं मिलते। इसलिए चिंतन में भाषा के ज्ञान का विकसित होना आवश्यक है। इनके अलावा वुडवर्थ द्वारा प्रस्तुत 4 अन्य घटक अर्थात तत्व भी बताए हैं। किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख होना, व्यक्ति किसी उद्देश्य की ओर अगर उन्मुख है, तत्पर है, तो उसमें थिंकिंग अर्थात चिंतन शक्ति विकसित होती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग ढूंढा जाता है, रास्ता ढूंढा जाता है, तो यहाँ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढना ये भी चिंतन शक्ति का घटक है। पूर्व अंकित तत्वों का पुनस्मरण करना और आंतरिक वाक्गति और मुद्राएं, यानी अंदर जो तर्कपूर्ण प्रक्रियाएं चलती हैं उनको आंतरिक वाक्गतियाँ और मुद्राएं जो हाव भाव बनते हैं, चिंतन चलता है उस समय चेहरे पर जो भाव भंगिमाएं बनती हैं वो मुद्राएं इसमें कहलाती है। चिंतन के विकास के उपाय, तो क्योंकि चिंतन को विकसित किया जाना चाहिए तो चिंतन के विकास में भाषा महत्वपूर्ण उपाय है। भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। अतः शिक्षक को बालकों के भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। ज्ञान, क्योंकि सूचनाएं प्रक्षेपित होती हैं, संकलित होती हैं, चिंतन मनन होता है तो नॉलेज जनरेट होता है। ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार किया जाना चाहिए। तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान ये चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। अतः शिक्षक द्वारा बालकों को इन बातों के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। आगे है रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अतः शिक्षक बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जिससे उनमें चिंतन
लॉजिक अर्थात थिंकिंग पावर विकसित होगा। रुचि और जिज्ञासा, रुचि इंटरेस्ट, जिज्ञासा जानने की इच्छा, तो रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः अगर शिक्षक बालकों की इन प्रवृत्तियों को जागृत करता है तो उनमें थिंकिंग पावर विकसित होता है बालकों में। प्रयोग और निरीक्षण और अनुभव ये चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए शिक्षक बालकों को इनसे संबंधित वस्तुएं जो है वो करवाए। मार्शल का मत है कि समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज यही चिंतन की प्रक्रिया है और यही सीखने की भी प्रक्रिया है। अतः शिक्षक द्वारा अपने अध्यापन के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर उनकी चिंतन की योग्यता में वृद्धि की जानी चाहिए। बालकों को विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न और प्रश्न पत्र में से ऐसे प्रश्न जो है दिए जाने चाहिए जिनके उत्तर बालक भली भांति विचार करने के बाद ही दे सकें। तो इस प्रकार से चिंतन शक्ति विकसित की जाती है कंटेंट के द्वारा, अर्थात जो विषय वस्तु उसके द्वारा अध्यापक हरदम प्रयास करता है कि बालकों का अर्थात विद्यार्थियों का चिंतन स्तर अच्छा हो, जिससे उनकी रटने की आदत से उनको बचाया जा सके। रटंत है वो स्थायी नहीं होता है, चिंतन आधारित अर्थात रटंत है वो चिंतन का घोर शत्रु है। इसलिए रटंत आधारित शिक्षा के बजाय लॉजिक और चिंतन